ठीक है, इसको ना एवरीवन हेडिंग डालो। एरिया अंडर कर्व। ओके, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होता है एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, जब मैं एरिया की बात करूं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, उसमें एक मेजर चेंज हो जाता है, एक सिंपल सा मेजर चेंज हो जाता है। एरिया अंडर द कर्व में क्या होता है, ए टू बी, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वैल्यू होती है। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता है, ठीक है, ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे जो नीचे का एरिया भी है, निगेटिव एरिया, उसको भी पॉजिटिवली ऐड करना है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे यहां पे एरिया निकालता ना, इस एरिया में आंसर क्या आता, 0। इसमें आंसर क्या आएगा, ये वाला एरिया प्लस इस एरिया को मैं कट करके इसको मॉड में दिस एरिया, ठीक है, ये दोनों ऐड कर देंगे, 1 एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, हाँ, इनफैक्ट 2 नॉट 1 ठीक है। तो ये डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। अब उसमें किस किस तरह के फॉर्म्स आते हैं। सबसे पहला, अगर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया निकालना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से 2 एंड x एक्सिस। तो एक्चुअली दिस इज लाइक दिस ग्राफ। ठीक है, दिस इज लाइक दिस ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये तो पूरा पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 to 2, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं लैंग्वेज क्वेश्चन को अपने इसमें लिखूं। अब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में हर चीज पॉजिटिव होती है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज सेम एज 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर सीधे सीधे इसके बाद मैं आगे बताने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। तो तुमको बस नोटिस कर लेना है कि कब कब पॉजिटिव है, कब कब निगेटिव है, और उस हिसाब से मॉड ओपनिंग। तो इट इज लाइक ये एरिया अंडर द कर्व काफी कुछ मेरे मॉडुलस बेस्ड मॉड वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। मॉड जितना अच्छा होता है उतना अच्छा मेरा एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा होता, ln x का एरिया निकालना है, ln x का एरिया निकालना है 1/e से e, तो आपको ln x का ग्राफ याद है, ये यहां 1 होता है, यहां e होगा, यहां कहीं 1/e होगा। तो अगर मैं मॉड की बात करूं, तो ln x कैसे मॉड्यूलस में ओपन होगा, एक 1/e से 1 जाएगा मॉड ln x, प्लस एक 1 से e जाएगा मॉड ln x। अब इसके आगे आपको पहला वाला मॉड कैसे ओपन होगा, पहला वाला मॉड निगेटिवली ओपन होगा। क्यों पहला मॉड वाला मॉड निगेटिवली ओपन होगा, क्यों, क्योंकि उस केस में दिस वुड बी लाइक 1/e से 1 माइनस ऑफ ln x dx। यही तो मॉड ओपनिंग की डेफिनेशन होती है, और ये 1 से e
ln x dx। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया? इज एवरीवन क्लियर विद दीज डिफरेंस कि कब कब मॉड पॉजिटिवली होगा, कब कब मॉड निगेटिवली होगा? तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन मॉड को ओपन करने के टर्म्स में ही रहेगा, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। यहां पे फंक्शन कितने थे? सिर्फ एक फंक्शन था, देयर वाज वन फंक्शन। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे? एक्स के रेस्पेक्ट में। सॉरी, हिकअप्स आ रहे हैं, कोई याद कर रहा है? ठीक है, तो अब मेरा बताओ, अगर क्वेश्चन तुमको एरिया का ही क्वेश्चन है और तुमको ये एरिया पूछा गया है, तो ये एरिया बेसिकली क्या है? ये एरिया काइंड ऑफ, अगर नोटिस करोगे, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है ना। तो इसमें मान लो x को इन टर्म्स ऑफ y दे रखा होगा, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और y एक्सिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे? मॉड ऑफ x dy फ्रॉम, ऑब्वियसली जो भी ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखे हैं वो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा। इसमें तो ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे x 0 है, इसको 0 करोगे तो ये दोनों पॉइंट जो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 मिलती है, अगर ये दोनों पॉइंट्स निकालोगे तो दिस इज लाइक 0 से 2। ये किसके? ये y की वैल्यूज है, y की, x की नहीं, ठीक है? तो ये तुम्हारे ऊपर है। पहली बात ये समझो, दो तरह से है, एक तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करना है, dx के करना है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मतलब dy के रेस्पेक्ट में करना है। एक चीज है कि ये कुछ मैं क्वेश्चन को चाहे तो, मतलब जैसे मतलब सपोज करो मुझसे ये एरिया पूछा गया है, तो और ये एरिया निकालना डिफिकल्ट है, तो कहीं ना कहीं मैं ये एरिया निकाल के इस बॉक्स में, इस स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स में से ये डार्क एरिया निकाल, रफ मतलब सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला एरिया निकाल सकता है ना। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन पे होगा। ये चीजें मोस्टली इनवर्स फंक्शन के लिए मैं यूज करता हूं, अभी आगे देखेंगे, इनवर्स फंक्शन का भी देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन में अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मैं इनवर्स फंक्शन को पलट के विद रिस्पेक्ट टू y निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करके कर देता हूं, ठीक है? देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। लेकिन अभी तक के सारी चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखी। देयर इज ओनली वन फंक्शन इन ओवरऑल। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स? अब यहां पे दो कर्व्स के बीच का एरिया बाउंडेड है। मान लो ये कर्व ये है और दूसरा कर्व ऐसा है, मतलब जनरली फंक्शन ऐसा नहीं होगा, फंक्शन, ठीक है? तो इसका मतलब मुझको इसमें क्या करूंगा मैं, ये अपर एरिया, अपर फंक्शन का एरिया, ये मान लो एफ एक्स है और ये मान लो जी एक्स है, तो मेरे लिए दिस इज लाइक ए टू बी अपर फंक्शन एफ एक्स माइनस लोअर फंक्शन जी एक्स dx कर दूंगा। अच्छा, इन जनरल जब मैं ग्राफ देखता हूं तो मुझे ग्राफ बनाए बिना ये थोड़ी पता चलता है कि कौन सा फंक्शन अपर है कौन सा लोअर है, तो उसको, वो डायलेमा हटाने के लिए मैं हमेशा मॉड लगा दूंगा।
मॉड लगा दूं ना, क्यों मैं टेंशन लूं, मैं मॉड लगा दिया, हर केस में अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन हो जाएगा, हमेशा एरिया पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ग्राफ इस तरह का होता, अगर मान लो ग्राफ इस तरह का होता, ये मतलब एक फंक्शन ये fx वाला फंक्शन है और ये gx वाला फंक्शन है, तो कुछ पोर्शन में fx ऊपर है, कुछ पोर्शन में gx ऊपर है, तो मॉड अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। मॉड की वजह से मुझे कोई भी इश्यू नहीं होता। करेक्ट, तो ये क्लैरिटी हुई। अब यहां पे दो फंक्शन की जगह तुम्हें चार फंक्शन भी दिए जा सकते थे। मान लो इन चारों फंक्शन के बीच का बाउंडेड, ये चार अलग अलग फंक्शन है, या मैं नीचे ग्राफ बनाऊं, तो सबसे पहले, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो यानी कि तुमको इनको ये पार्ट में डिवाइड करना पड़ता, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, पहले ये एरिया निकालते। ठीक है, फिर दूसरे उसमें ये एरिया निकालते, तीसरे उसमें ये एरिया निकालते। मान लो ये fx है, ये gx है, ये नीचे वाला hx है और ये mx है, तो पहले उसमें fx माइनस gx होता, सॉरी fx माइनस gx नहीं, fx माइनस hx होता फर्स्ट उसके लिए, डबल के लिए gx माइनस hx होता। ऑब्वियसली लिमिट्स a b c d है, तो पहले के लिए लिमिट्स a से b होगी, दूसरे के लिए b से c होगी, और तीसरा वाला c से d में gx माइनस mx होता। तो ये मेरा ब्रेकअप होता। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन दूं, क्या मैं क्वेश्चन दूं? ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब मैं एग्जांपल की तरफ सॉल्व करने को नहीं दे रहा हूं, y इज इक्वल टू मॉड x है। ठीक है, अब सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें इसमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे याद है, और अगर मैं मॉड x का ग्राफ बनाऊं तो ये। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, अगर मुझको ये एरिया निकालना है, अगर मुझको ये एरिया निकालना है तो मैं दो तरह से कर सकता हूं, या तो पूरा इंटीग्रेट करूं या फिर 0 से 1 में निकाल के 2 टाइम्स कर दूं, वो तो मेरे ऊपर है ना। तो इट इज लाइक 0 से 1, सबसे पहले बाहर वाला मॉड, और मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने ये मॉड क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 0 से 1 में मॉड x ऊपर है कि एक्स स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकली और थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो 0 से 1 में दो चीज, एक तो ये वाला मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा और ओवरऑल वाला भी मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा, क्योंकि 0 से 1 में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, राइट। 0 से 1 में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और पूरे पूरे उसको मैं 2 टाइम्स कर दूं, क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि जितना पॉजिटिव साइड है वही नेगेटिव साइड है। 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक, अब एक और चीज कर लेते हैं, एक और चीज कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन को किस तरह करेंगे? इनवर्स फंक्शन
में अगर दो ग्राफ है या एक ही ग्राफ है, उनमें क्या करेंगे, उसका मैं तीनों मेथड बता दूंगा। ऑब्वियसली वो तीनों मेथड सिंपल ग्राफ के लिए आएंगे। इसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व की अगर मैं थ्योरी वाइज बोलूं तो थ्योरी तो इतनी ही होती है, सबसे इजी पार्ट होता है एरिया अंडर द कर्व की, ठीक है। मैं अगर सीधा सीधा मैं थ्योरी बोलूं, ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स और करके फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में कोई ऐसा बहुत फॉर्मूला नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसमें बस एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस, इसको मैं तीन मेथड से कर सकता हूं। सबसे पहला उसको ब्रूट फोर्स मेथड, मतलब जो होता है, मतलब जिसमें तुमने कोई दिमाग नहीं लगाया। साइन इनवर्स का ग्राफ आप लोगों को शायद पता होगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। तो इन द एंड मुझको ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे होंगे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स किस पोजीशन पे इक्वल होंगे, 1/√2 पे, 1/√2, क्योंकि π/4 पे इक्वल होते हैं ना, तो π/4 तो साइन कॉस π/4 पे इक्वल होते हैं, तो इनवर्स 1/√2 पे, ठीक है। तो इट इज लाइक, अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, दिस इज लाइक 0 से 1/√2 साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1/√2 से, ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल मेथड है जो ऑलमोस्ट हर उस क्वेश्चन में काम करेगा जब आपको, आई रिपीट, ऑलमोस्ट हर उस क्वेश्चन में काम करेगा जब आपको उस इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालना आता हो। मतलब इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, दिस इज द डायरेक्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, ओके। आगे करें। yes. अब ये मेथड 1 है। मेथड 2, इसी को कुछ लोग, वही मैंने बोला था ना, अगर मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है और कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से डिफिकल्ट है, मुझे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख सकता हूं, तो क्या मैं ओवरऑल का एरिया माइनस दिस एरिया कर दूं? तो अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखूं, सेम ग्राफ को, मैं सेम ग्राफ को करता हूं। मेरे लिए एक ग्राफ ऐसा बन रहा है और एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर देता हूं। और अगर मैं y के रिस्पेक्ट में देखूं, मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था और एक y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x था, तो यहां पे क्या बना, साइन y इज इक्वल टू x, और यहां क्या बना, कॉस y इज इक्वल टू x। तो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में देखूं, तो y के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्राफ है x इज इक्वल टू कॉस y, और ये वाला ग्राफ है x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। x इज इक्वल टू कॉस y एंड x इज इक्वल टू साइन y। अब मुझे अगर ये निकालना है तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं? मेरे लिए ये चीज है कि मैं कलर समझना, मैं पूरा ये ग्रीन एरिया अगर निकालूं, तो पूरा ग्रीन एरिया इज y में ये 0 से π/2 जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है, ये पॉइंट π/4 होता है, और ये पॉइंट π/2 होता है। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, 0 से π/2। ये कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब तुम्हें ग्राफ पता हो। 0 से π/2 cos y dx का इंटीग्रेशन, dy का, सॉरी। तो ये मेरा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, ये पूरा का पूरा,
इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लूं, या पूरा क्यों निकालूं, मैं पूरा पाई बाई 4 ही तक निकालू ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सिर्फ पाई बाई 4 तक निकालू ना। उसमें क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 cos y dy का इंटीग्रेशन माइनस, अच्छा अब मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोर्शन का, अच्छा एक मिनट होल्ड करना। सॉरी, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, सॉरी फोन आ गया था। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या, मैं कौन सा पोर्शन वो कर दूं, मैं ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा, तो यही तो समझा रहा था ना मैं, ये वाला पोर्शन मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला पोर्शन क्या है, 0 से पाई बाई 4 साइन वाई डी वाई, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। 0 से पाई बाई 4 कॉस वाई डी वाई को मैंने इंटीग्रेट किया, माइनस 0 से पाई बाई 4 साइन वाई डी वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेथड 2 है। ये भी जनरली, ये देखो पहला मेथड, मैं तीनों मेथड में डिफरेंस बता रहा हूं। पहला मेथड कोई कब करता है, जब उसको इनवर्स फंक्शन का या फंक्शन का इंटीग्रेशन पता होता है। तुम्हें इजी लग रहा है इंटीग्रेशन, पहला मेथड कर दो बिना सोचे समझे। दूसरा मेथड कब करोगे, जब मुझे ग्राफ, मतलब मैं बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ग्राफ व्राफ सब कुछ पता है उसका, और मैं नोटिस कर पा रहा हूं। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था और ग्राफ मुझे। तीसरा वाला मेथड 3 सबसे इजी और सबसे रिकमेंडेड होता है, स्पेशली फॉर इनवर्स फंक्शन। मेथड 3 ये बोलता है, अगर इनवर्स फंक्शन है ना, तो इनवर्स फंक्शन हो क्या रहा है, मैं x को y और y को x करके इनवर्स फंक्शन बन रहा था, तो मैं x एंड y को इंटरचेंज कर देता हूं। मतलब अगर मेरा क्वेश्चन ये था, माय क्वेश्चन वाज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस, ठीक है, इनके बीच मुझे निकालना था। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को एक्सचेंज कर दूं। कैसे क्वेश्चन को एक्सचेंज करूं, सबसे पहले x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y एंड x एक्सिस को लिख दूं y एक्सिस। अब y इज इक्वल टू साइन x, मतलब इसको मैंने ये बना y इज इक्वल टू कॉस x एंड y एक्सिस। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, मुझे y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू कॉस x एंड y एक्सिस के बीच निकालना है अपना
अपना क्या आंसर। अब इसका ग्राफ और सारी चीजें मुझे समझ में आती हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरा साइन एक्स है, ये मेरा कॉस एक्स है, ठीक है, और y एक्सिस। तो बेसिकली मुझको ये एरिया निकालना है। ये एरिया तो मैं इस बॉक्स की तरह समझ सकता हूं, या पूरा डॉट नहीं करता हूं, क्या मैं इस एरिया को इस बॉक्स की तरह समझ सकता हूं? मुझको ये एरिया निकालना है, तो दिस इज माय अपर कर्व, दिस इज माय लोअर कर्व, एंड इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पाई बाय 4। तो देखो इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई बाय 4। अपर कर्व क्या था, cos x, लोअर कर्व क्या था, sin x, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। क्या ये और अपना ऊपर वाला आंसर दोनों सेम है? यस, आंसर तो सेम ही है, आंसर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तीनों से आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एम आई डन एवरीवन? ये चीजें समझ में आ रही है सबको? यस, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने थ्योरी बता दी है, क्वेश्चंस आपको अलग 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 फॉर्म के क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। उसमें हमेशा डेफिनेट इंडिकेशन आपका अच्छा होगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल डेफिनेट इंडिकेशन फाड़ू नहीं होना चाहिए, डेफिनेट इंडिकेशन अच्छा है, और मॉड्यूलस और ग्राफ अच्छा है, इनवर्स फंक्शन का बेसिक आइडिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें ज्यादा फॉर्मूलेज आएंगे, ज्यादा फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, मेरे उसमें dy बाई डी एक्स होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स हो सकता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, ऑब्वियसली ये यही तो डिफरेंशिएशन होते हैं, dy क्यूब बाई डी एक्स क्यूब हो सकता है, ठीक है। और इनके साथ साथ मतलब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, होल क्यूब हो सकता है, और भी सारी चीजें हो सकती है, इनफाइनाइट चीजें, ठीक है, पावर, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस ही उन वर्ड्स में डिफरेंस है, ऑर्डर में एंड डिग्री में। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री इज द सेम चीज, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर निकालना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इजी पार्ट होता है, ऑर्डर निकालना। कैसे ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर निकालना सबसे इजी पार्ट होता है, आई रिपीट। कैसे ऑर्डर निकालेंगे, जितनी भी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो रहा है, क्या ऑर्डर है, 2, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3 ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर, तो अब डिग्री क्या हुई फिर, जैसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है ना, सिंपल याद करो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री पावर से मिलती है, ऑर्डर मेरे डिफरेंशियल से मिलता है, ठीक है। तो
अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो सबसे पहले तुम्हें जैसे dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन क्या है इसका, तो ऑर्डर 1 और डिग्री जो ये है इसकी पावर 1, ठीक है। dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे मैंने नहीं लिख रहा हूं बार बार। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, क्यों, यहां से ऑर्डर निकला और जहां से ऑर्डर निकला वहीं से मेरी डिग्री भी निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर किसी अलग टर्म से निकल रहा है और डिग्री डिग्री किसी अलग टर्म से निकल रही। हमेशा सबसे पहले ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद डिग्री उस ऑर्डर वाले टर्म से निकलेगी। इसकी पावर क्या थी 1 थी, तो डिग्री मेरी 1, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको, ठीक है। अच्छा, डिग्री निकालने के लिए, डिग्री जैसे पॉलिनोमियल होता है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, वही चीज मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ऑफ फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूं dy बाई dx की पावर हाफ है इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डिग्री, ऑर्डर तो 1 हो गया, डिग्री हाफ हो गए, नहीं। इट कैन बी रिटन एज dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद मुझे समझ में आएगा इसकी डिग्री 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बोलता चला जाऊंगा, आप लोगों का काम है सुनना, ठीक है। मान लो e डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है 3, क्योंकि ऑर्डर आया यहां से। क्या ये पॉलिनोमियल है, इज इट ऑफ फॉर्म पॉलिनोमियल? नो। क्या कोई वे है जिससे इसको पॉलिनोमियल कन्वर्ट कर सके? कुछ लोग बोल रहे हैं लॉग ले सकते हैं। अगर लॉग लेंगे ना तो इधर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग के अंदर आ जाएगा। मतलब अगर मैं दो एग्जांपल लेता हूं, चलो, e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें लॉग लिया, दोनों साइड लॉग लिया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों? डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल के लिए मैटर करती है। बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें, मतलब ये y, ये x, ये मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। मेरे लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेरे लिए मैटर क्या कर रहा होगा, ये। इसमें अगर लॉग लेंगे, मतलब इसको उधर भेज के लॉग लिया, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब इशू आ गया ना, लॉग इसके ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बाहर लॉग आ गया तो नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी, इसका ऑर्डर तो 1 है, इसकी डिग्री 1 है, क्यों? यहां पे तो डिफाइंड है ना फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर की जा सके, नहीं तो पॉलिनोमियल तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता ना, हर एक चीज पॉलिनोमियल होती नहीं होता ना। तो कन्वर्ट करके मुझे अपने उसको ऑर्डर और डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ऑर्डर हर एक का डिफाइन होगा, डिग्री हर एक की डिफाइन नहीं होगी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता है, जो तुम लोग कर सकते हो। एम आई करेक्ट?
आगे बढ़े। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is y is equal to mx plus c, जिसमें कांस्टेंट m और c है। तो सीधे सीधे जितने कांस्टेंट्स हैं, आई रिपीट, जितने कांस्टेंट्स हैं, एक मिनट, जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी उसकी ऑर्डर होगा। ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x। ऑर्डर क्या हुआ? 2 हुआ। ऑर्डर क्या है? 2 है। अच्छा, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर x, इसमें ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 हो गया, a प्लस बी e की पावर x। क्यों? a प्लस बी को मैं एक नया कांस्टेंट मान सकता हूं ना, अल्फा e की पावर x या c e की पावर x। क्योंकि अगर इट इज लाइक जैसे इंटीग्रेशन में अगर मैं 3 टर्म्स को इंटीग्रेट करता हूं तो तीनों टर्म्स का, एक का c1, एक का c2, एक का c3 थोड़ी लिखता हूं। फॉर मी इट इज ऑलवेज वन कांस्टेंट, c1 प्लस c2 प्लस c3 इज वन कांस्टेंट। उसी तरह डिफरेंशियल में भी है। ठीक है, जिन कांस्टेंट्स को तुम कंबाइन कर सकते हो, आई रिपीट, जिन कांस्टेंट्स को तुम कंबाइन कर सकते हो उनको एक मानोगे। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे। अब उल्टा करते हैं, तुमको जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जितने नंबर ऑफ, हाँ यश, ऑब्वियसली वी कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू फाइंड आउट द ऑर्डर। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करोगे, जितना कंबाइन कर सकते हो करोगे। ठीक है, अब जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस डी, इसका ऑर्डर क्या था? ऑर्डर 2 था ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना ऑर्डर है उतना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मेरा कहना है उतनी बार उसे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑर्डर 1 है तो आई नीड टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। इस तरह से ऑर्डर 1 था, dy बाई dx किया 4x प्लस सी, अगेन d2y बाई dx स्क्वायर किया, आंसर आ गया 4।
ये तो सबसे सिंपल फॉर्म आ गया। क्यों? दो कांस्टेंट है सी एंड डी। ठीक है, काफी बार ऐसा होगा, काफी बार ऐसा होगा कि ऐसे सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं करके आएगा, कहीं ना कहीं एक बार दो बार डिफरेंशिएट करके फिर आगे सॉल्व भी करना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट वन इन टर्म ऑफ अनदर एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, जैसे y is equal to a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x। अब इसको y डैश मतलब डिफरेंशिएट किया तो a e की पावर x प्लस 2b e की पावर 2x बना। दो थे तो दो बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। a e की पावर x प्लस अगेन डिफरेंशिएट किया 4b e की पावर 2x। लेकिन अगेन a b एलिमिनेट नहीं हुए, लेकिन क्या है, आई हैव 3 इक्वेशंस। तो इन दो इक्वेशन को यूज करके या कोई भी दो इक्वेशन को यूज करके मैं ए और बी निकाल सकता हूं एंड उसको मैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। एग्री? सो दिस वे सॉल्व दीज, मतलब कोई भी दी सॉल्व दिस टू गेट ए एंड बी। दिस इज लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनको मुझे सॉल्व करना है। तो ये वो क्वेश्चंस है जिसमें जनरल सॉल्यूशन तुमको दिए होंगे और तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब क्या आते हैं, अब क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है वो? सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, यू हैव बीन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और तुमको क्या बनाना है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो सारे मैं फॉर्म्स बता दूंगा। वो फॉर्म्स बता के मैं क्लास एंड करूंगा, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट यूजफुल फॉर्म इज वेरिएबल सेपरेबल। जैसे सीधा सीधा dy बाई, उल्टा कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू तुम्हें एफ वाई जी एक्स। मतलब x का फंक्शन और y का फंक्शन दोनों अलग अलग दे रखा है, बिल्कुल टोटली। या एफ एक्स इंटू जी एक्स भी दे रखा, एफ एक्स एफ वाई इंटू जी एक्स भी दे रखा जा सकता है। मतलब x और y टोटली सेपरेट कर दिया जाए। मतलब जैसे दूध, पानी और वाटर एंड ऑयल मिक्स होते हैं। कभी तुमने वाटर और ऑयल रखा तो कुछ टाइम बाद ऑयल नीचे आएगा कि वाटर नीचे आएगा? ऑयल नीचे आएगा ना शायद, वाटर नीचे आएगा, ऑयल ऊपर आएगा। ओके, ठीक है, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक ऑरेंज जूस है और एक मेरे पास एप्पल जूस है, उनको मिक्स किया तो क्या होगा? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं ऑरेंज जूस अलग निकाल लूं और एप्पल जूस मिक्स करने के बाद नहीं निकाल सकता, राइट? तो पहला वाला क्या है? पहले वाला ऐसा है कि जो दोनों दोनों सेपरेट कर सके। ठीक है, और वो सबसे इजी पार्ट भी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ऑलरेडी सेपरेटेड दिए हैं। तो y dy के साथ मैंने वाई क्यूब डाल दिया और एक्स स्क्वायर के साथ मैंने dx डाल दिया। अब इसके बाद मेरा काम क्या है? इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, इसमें, हाँ हाँ सोहम, इसमें एक बार काफी बार ये टर्म आता है, इसके साथ साथ प्लस इधर कुछ आ रहा होगा, प्लस इधर कुछ आ रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो? एक्स वाई है। ठीक है,
तो वेरिएबल सेपरेबल के मैं एक दो क्वेश्चन और समझाता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, उसके बाद हम दूसरे फॉर्म पे आएंगे। एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म 1 हुआ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। जैसे मान लो क्वेश्चन था, इंटीग्रेट तो बाद में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर y। एग्री? क्या ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया? मैं e की पावर y को इधर भेज दिया, e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस, ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्म है, विच इज वेरिएबल सेपरेबल, विच इज टू बी डन बाय एवरीवन। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े, फॉर्म 2 पे आते हैं। dy by dx is equal to f of ax plus by plus c। ठीक है, हमें जो फंक्शन दिया, जैसे मैं y dy by dx is equal to sin of 2x plus 3y plus 10। ठीक है, देखने में ये, अभी ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, वो सब हो नहीं सकता, ब्रेक भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये 2x प्लस 3y प्लस 10 का फंक्शन दे रखा है। तो उसमें क्या करोगे, उसमें मैं 2x प्लस 3y प्लस 10 को t मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया इसको x के रेस्पेक्ट में, x के 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो मुझको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली dt बाई डी एक्स माइनस 2 बाई 3, dt बाई डी एक्स माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू साइन t। क्या अब ये मेरा फंक्शन पूरा का पूरा वेरिएबल सेपरेबल हो गया, t के टर्म्स में आ गया? तो हर एक केस में वो जो बड़ा बड़ा सा टर्म दे रखा है, उसको मैं t मान करके डिफरेंशिएट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भी काफी नोन होता है। इसी से डेराइव फॉर्म 3 होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज, मतलब फॉर्म 3 का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद लास्ट मेजर फॉर्म आएगा, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद बर्नौलीज। ठीक है, इतना कर लोगे, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जेई मेन इज डन। तुम्हें टेंशन नहीं होगी, ये सारे के सारे फॉर्म से ही जेई मेन में आता है। ठीक है, तो फॉर्म 3 देखते हैं। dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 अपॉन, देखो लीनियर बाय लीनियर कुछ आ रहा है ना, लीनियर बाय लीनियर आ रहा है ना। अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है।
सीधे सीधे लीनियर बाय लीनियर, हर एक लीनियर बाय लीनियर इस तरह से नहीं सॉल्व होगा। पहले ये देख लो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब a1 a2 का और b1 b2 का रेशियो सेम। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 का रेशियो सेम है, तो क्या कर सकते हो, बोलो, कोई बोलेगा, किसी को याद है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू t मान लो, चाहे तो न्यूमरेटर को भी t मान लो, तो कुछ लोग डिनोमिनेटर को भी t मान लेंगे, कोई इशू नहीं होगा दोनों में। बट एक उसमें t न्यूमरेटर में इंटीग्रेट करने को आएगा, एक उसमें t डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट करने को आएगा। इसमें ये मान लोगे तो इसका फायदा क्या है, इसका एग्जांपल बताता हूं। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 10 अपॉन, सेम रेशियो है ना, तो 6x प्लस 9y प्लस 100। ठीक है, तो देखो 2 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 9। तो इसमें यह समझ में आ रहा है, अगर मैंने इसको t माना, किसको, न्यूमरेटर को, 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू t माना, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू t प्लस 10। तो 6x प्लस 9y क्या बनेगा, प्लस 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 था, सॉरी, 6x प्लस 9y क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3t प्लस 30। तो मेरा क्वेश्चन क्या, मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू t अपॉन 3t प्लस 30 हो गया। अब dy बाई dx को भी कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, याद करो, इसको अगर डिफरेंशिएट करते थे तो कैसे डिफरेंशिएट होता था, 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dy बाई dx को भी यहां पे करके फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इतना करने के बाद क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये सबसे इजी फॉर्म है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रेशियो सेम है। ठीक है, ये सबसे फॉर्म 3 का सबसे पहला फॉर्म है जो आपको अपने आप आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म 3 का दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म 3 का दूसरा फॉर्म में एक कंडीशन आएगी आपकी, b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू, तो इसका b1 और a2 क्या है, या 2 की जगह यहाँ पे 3y भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें तुम्हें। इसका b1 और a2 क्या है बताओ, इसका b1 है -1 और a2 है 1। तो इसका b1 और a2, इसका b1 और a2 मिलके 0 दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, आई नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x dy प्लस 3y dy इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे प्लस 10 प्लस 100 भी हो सकता था, तो यहां पे प्लस 100 dy इज इक्वल टू 2x dx माइनस y dx प्लस 10 dx। ठीक है, अब सबको मैं एक साथ ले जाऊं, x dy प्लस 3y dy प्लस 100 dy माइनस 2x dx प्लस y dx माइनस 10 dx। अच्छा नोटिस करो, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें अपने आप में इंटीग्रेबल है। y dy सिर्फ dy, x dx सिर्फ dx, और ये दोनों का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, xy। ठीक है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन इज सीधे सीधे xy। ओके, ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ठीक है।
अब इसमें फॉर्म 3 में एक और तीसरा पार्ट होता है, लेकिन वो उससे पहले मुझे तुम्हें एक होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मैं बताऊंगा, उसके बाद वो मेथड बताऊंगा, ठीक है। होमोजेनियस क्या होते हैं? जिसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं होता और सारी की सारी डिग्रीज सेम होती है, ठीक है। होमोजेनियस मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूं। dy by dx is equal to 2x plus y upon x minus y। देखो न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है, दिस इज होमोजेनस। dy by dx लीनियर होना नहीं, डिग्री कुछ भी हो सकती है। अगेन इसमें देखो ऊपर डिग्री यानी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है और कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, ठीक है। एक और दिखाता हूं, ये सब देखा होगा ऑब्वियसली, मैंने क्लास में कराया है, तो रिवीजन चल रहा है। डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में देखो cos x by y की डिग्री तो 0 हो जाती है ना, तो ये y की 1 है और x की 1 है, तो न्यूमरेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1। ये सारे के सारे होमोजेनस इक्वेशंस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में विद सेम डिग्री। तो इन ये वाले क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे वाले क्वेश्चन, सबसे पहले तो तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा कि ये होमोजेनस है। क्या ये होमोजेनस है? मुझको इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ। यस, यस, दिस इज होमोजेनस। हाँ, एक मिनट। ठीक है एवरीवन, यहां पे भी डिग्री, यहां पे भी डिग्री ऊपर 2 है, क्यों? y है और x प्लस वाई है, ठीक है। और नीचे x स्क्वायर, उसकी भी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये होमोजेनस हो गया, दैट्स फॉर श्योर। होमोजेनस हो गया, दैट्स फॉर श्योर। अब क्या करना है, इसमें याद रखना, होमोजेनस में y इज इक्वल टू vx लेंगे। y इज इक्वल टू vx लेने का क्या मतलब हुआ? dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। तो पहली चीज तो ये समझो, ये तो डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यहां पे जब मैं y इज इक्वल टू vx पुट करूंगा, v प्लस x dv by dx, यहां पे जब y इज इक्वल टू vx पुट करूंगा, vx x प्लस, तो इसमें जानते हो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यही होमोजेनस का फायदा है, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ v में बन जाएगा। जो भी होमोजेनस वाला फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ v में बन जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल बन गया या नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो फॉर्म इजी बन गया। जो अभी फॉर्म मुझको डिफिकल्ट लग रहा था, वो मेरा फॉर्म काफी इजी बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझको ये दिख रहा है, v प्लस एक्स dv बाई dx प्लस यहाँ v 1 प्लस v इज इक्वल टू 0। सबको इधर भेजा, x को उधर भेजा, y को उधर भेजा, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए क्या हुआ, एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ आता है विच इज वी से रिड्यूसिबल
स्पेलिंग सही लिखिए, रिड्यूसिबल टू होमोजेनस, मतलब dy by dx, यस, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें a1 a2 b1 b2 का रेशियो भी सेम नहीं है और वो b1 प्लस a2 जीरो भी नहीं है। तब क्या करेंगे, इसको मैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनस कर दूंगा। किस तरह से करूंगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट पे अपना ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, there is no need to plot any graph, nothing like that, सीधे सीधे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और उसके लिए एक होता है कि सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दूसरा इजी वे है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। dy by dx is equal to x plus 2y minus 5 अपॉन 2x plus y minus 4 है। तो ये समझो, इसमें पहली दोनों कंडीशन कोई भी नहीं है, मैं स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h किया, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का ही फॉर्म है ना, y प्लस k किया। ठीक है, मैंने पुट किया तो dy बाई डी एक्स कैपिटल dy बाई डी एक्स बन गया, क्योंकि डिफरेंशिएट करके देख लो। और x को x प्लस h डाला, y को y प्लस k डाला, तो x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 5 बना। डिनोमिनेटर में 2x प्लस y 2h प्लस k माइनस 4 बना। अब सीधे सीधे h के निकालने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। बेसिकली इक्वल टू जीरो करके h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और सीधे सीधे जो इक्वेशन मेरी बन जाएगी, ये दोनों को जीरो पुट किया है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5 बन गया। ये तो मेरा होमोजेनस बन गया ना। और होमोजेनस करने के बाद इसके बाद क्या करोगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू vx, ये भी तो करोगे ना होमोजेनस को। तो ये दो स्टेप प्रोसेस हो गए, पहले उसको होमोजेनस बनाओगे, फिर होमोजेनसली सॉल्व करोगे। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक सबको क्लियर है? यस, ठीक है। अब आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर का ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस py is equal to q, where p and q are function of x. ये सारी चीजें समझ में तो आती ही है ना, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूं ना कि क्या होता है, तो मेरे हिसाब से चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं। वी आर डूइंग अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p px या p dx कर दो। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकलता था वो मैं नहीं बता रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मतलब प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन किस तरह से
है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखने में बहुत गंदा सा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म, तो dy बाई डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया और इस y को इधर भेज दिया, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई। क्या अब इसका आप px एंड p एंड q लिख सकते हैं? इसका px यानी फंक्शन ऑफ p जो है वो है, ये माइनस भी आएगा, ध्यान रखना ये माइनस भी आएगा क्योंकि y को छोड़ के बाकी सब आता है, तो माइनस अंदर जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि क्यू अभी नेक्स्ट मेन p है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मुझे p दिखना चाहिए। तो जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको इंटीग्रेट करना पता होना चाहिए, ऊपर नीचे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता था, फिर एक्स प्लस 1 को t मान के सॉल्व करता था। तो जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है डिवाइड करने के बाद e, इसका इंटीग्रेशन ln आता है which becomes ln और e कैंसिल हो जाते हैं, पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो यहां तक तो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्वेश्चन आपका 2 स्टेप का रह जाता है। जो आंसर होता है सॉल्यूशन वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई रिपीट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जी एक्स डी एक्स। ये मेरा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन लिखना इज लाइक y इंटू, ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने स्प्लिट कर दिया तो x प्लस 1 बाई एक्स बना, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी एक्स शायद ये था, इंटू अपना यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये शायद एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी साइड इंटीग्रेटिंग ln x dx, जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकला है तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में बन जाएगा, x ln x माइनस x। यही मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हिंट है, ठीक है। अगर वो इजी है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा कि जो डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा होगा उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके, मतलब इंस्टेड ऑफ dy बाई dx में लीनियर हो, dx बाई dy में भी लीनियर हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि dx बाई dy में है कि dy बाई dx में है, जो क्वेश्चन को डिफिकल्टी बना देगी। एक और सिंपल सा क्वेश्चन अगर दें, सपोज करो क्वेश्चन ये दिया है
dy by dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, dy बाई dx। पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने काफी डिफिकल्ट दिया था कंपैरेटिवली। y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसमें px और qx आपको सिमिलरली है। लेकिन इसी क्वेश्चन को एग्जाम में जब दिया तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को dx बाई dy y प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू x के फॉर्म में दिया, dx बाई dy। ठीक है, अच्छा ये इधर डिवाइड होगा तो गंदा होगा, ये इधर डिवाइड होगा तो अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन को लोगों ने x को इधर भेज दिया और dy बाई dx को उधर भेज दिया। तो y बाई एक्स प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन इजी हो गया ना, किस तरह से मैनिपुलेशन किया क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन को उन्होंने इजी बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे फॉर्म्स आ सकते हैं, ऑब्वियसली इनफाइनाइट फॉर्म्स आ सकते हैं। फॉर्म्स मतलब इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। होमोजेनस हो गया, लीनियर हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, एक इसमें एक फॉर्म आता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। दैट इज द लास्ट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। वो और इसमें डिफरेंस क्या है, dy by dx is equal to प्लस py is equal to q y की पावर n दे रखा है। एक बड़ी पावर दे रहेगी तो तुम लोग डर जाओगे कि इतनी बड़ी पावर का क्या करेंगे, लेकिन इसमें y को इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन y की पावर n dy by dx प्लस p y की पावर या y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। इसमें क्या करो, 1 अपॉन y सबसे पहले इज इक्वल टू t मानो। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1 अपॉन सबसे पहले n माइनस 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो तुमको समझ में आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये बन जा रहा है 1 अपॉन n माइनस 1 विच इज अ कांस्टेंट dt बाई dx प्लस tt इज इक्वल टू q। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका अगर मैं एग्जांपल दूं, dy बाई dx माइनस y बाई x इज इक्वल टू y की पावर 100 बाई एक्स स्क्वायर। मोस्टली काफी बार इसमें छोटी पावर भी दे देंगे तो छोटी पावर में तुम कंफ्यूज रहोगे, बड़ी पावर दी है तो बड़ी पावर में तो तुम्हारा कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, बड़ी पावर को तुम इजिली सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि बड़ी पावर में तुमको समझ में आ जाता है कि मुझे ये y की पावर 100 से डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन y की पावर 100 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x y की पावर 99 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर मैंने 1 अपॉन y की पावर 99 इज इक्वल टू t माना। ठीक है, अच्छा पिछले उसमें शायद ये माइनस होगा, माइनस आगे आएगा। ठीक है, वो सही कर लेना, माइनस n प्लस 1, जिसको y की पावर माइनस 99 इज इक्वल टू टी माना, तो माइनस 99 y की पावर माइनस 100 dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला पोर्शन का आंसर क्या हुआ, इस वाले पोर्शन का मतलब किस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का आंसर हुआ माइनस 1 बाई 99 dt बाई dx माइनस t बाई x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, पूरा सॉल्व करोगे और कर लोगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर शायद x आता है, माइनस 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वो, ठीक है, नहीं अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 बाई एक्स नहीं, एक स्टेप बाद करोगे इसको,
dt बाई dx करोगे, पूरी इक्वेशन को -99 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसमें ये बन जाएगा प्लस 99t बाई एक्स और इज इक्वल टू -99 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx dt बाई dx इस फॉर्म प्लस ty इज इक्वल टू q आना चाहिए, उधर कुछ भी वो नहीं आना चाहिए। अब ये मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा उस फॉर्म में बन गया। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरी की पूरी थ्योरी कर दी, पूरी कैलकुलस की थ्योरी डन है। अब कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्विंग जितना कर सको करो, जेई मेंस से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं मत घुसना, क्योंकि अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो उसका एडवांस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मेंस तुम्हारे करने लायक होता है, मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं। ठीक है, एडवांस इज रियली डिफिकल्ट फॉर कैलकुलस, मेंस इज टोटली डूएबल। कुछ 6 या 7 7 या 8 क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्स टू मैक्स पूरे कैलकुलस के, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस किए जा सकने लायक होते हैं। ठीक है, चलो एवरीवन, होपफुली सब लोग को नया जेई मेन का शेड्यूल मिल गया है, जो वीकली थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा दे दी है फुल लेंथ टेस्ट की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।